नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारतीय सेना में काम कर चुके अग्निवीरों को अब गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी फोर्सेज में 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है। यानी कि जो भी अग्निवीर अब आगे से रिटायर होंगे उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों यानी कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने बहुमूल्य खनिजों के आयात शुल्क पर 15 से 6% तक घाटा किया था, जिसके कारण आज सोने की कीमतों में 4,000 रुपये तक का घाटा देखने को मिला है। आज इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस राज्यसभा में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण देने लगी तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने कहा कि ये बजट जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी सरकार को बचाने के लिए लाया गया है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलित किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से आज राहुल गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट के कैंपस में मुलाकात की है। ये किसान नेता एमएसपी के गारंटी कानून पर कांग्रेस का समर्थन चाहते थे। राहुल गांधी ने समर्थन करते हुए कहा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी कानून बनाई जा सकती है और किसानों को लीगल गारंटी कानून दी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कांग्रेस इसके लिए तत्पर है। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर आज एक विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। ये विमान हादसा आज सुबह हुआ, जिसमें सिर्फ पायलट ही बच पाया है और 18 लोग मारे गए हैं। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, ये सारा विमान जलकर राख हो गया। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने इस नए बजट को भेदभावपूर्ण बताया है और कहा है कि वे गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेंगे। ऐसा करने वालों में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन बड़ा नाम है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक से दूर रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए 23 साल के फैजान के केस को सीबीआई को सौंप दिया है। आपको बता दूं कि फैजान वह लड़का था जिसको दिल्ली पुलिस पीट रही थी और उसको राष्ट्रगान गाने की बात कह रही थी। उसके 2 दिन बाद फैजान की मौत हो गई थी। CANRC के दौरान हुए दिल्ली में दंगों के मामले में जेल में बंद JNU के छात्र नेता उमर खालिद के मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। भारत के गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान उन अफसरों की फायरिंग इंफॉर्मेशन मांगी है जिनका नाम हरियाणा के DGP ने मेडल के लिए प्रस्तावित किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर थी तो उन्होंने भी रोकने में मदद की है किसानों को। ऐसे में हरियाणा पुलिस के जिन अफसरों का नाम आया है उन्होंने कितनी फायरिंग की, इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जाए। हरियाणा पुलिस द्वारा जिन पुलिस अफसरों को वीरता पुरस्कार देने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया था, इसको लेकर पंजाब ने ऐतराज जताया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि इन नामों पर दोबारा से विचार किया जाए, क्योंकि इन पुलिस अफसरों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा बंद किया गया शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा पुलिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के बॉर्डर खोले जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को लागू रखा जाए, यानी कि बॉर्डर नहीं खोला जाएगा, और कहा है कि सरकार के ऊपर किसानों का एतबार नहीं है, इसलिए एक स्वतंत्र कमेटी किसानों से बात करे। पंजाब में 2 महीने की छुट्टी लेकर आया एक अग्निवीर सिपाही कार लूटने की वारदात में आरोपी पाया गया है। उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वह हथियार उत्तर प्रदेश से लेकर आया था और अपने सगे भाई के साथ उसने कार लूटने की एक वारदात को अंजाम दिया है। आज श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह के सामने पेश हुए। अकाल तख्त पर उनसे राम रहीम के मामले को लेकर जवाब मांगा गया था। उन्होंने बंद लिफाफे में जत्थेदार को अपना जवाब सौंपा है। जत्थेदार ने कहा है कि 5 सिंह साहिबानों की कमेटी के सामने ये पत्र खोला जाएगा। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हम सबको पता है कि लोकसभा चुनाव जब हुए तो उनमें अग्निवीरों का मामला बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि सेना में भर्ती के लिए अग्निवीरों का जो मामला है उसको लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति हुई और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि नौजवानों को 4 साल के बाद एक हिसाब से बेकार साबित कर दिया जाएगा, बेकार छोड़ दिया जाएगा और उनके पास कोई कैरियर का ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं
जो बीजेपी है उसको अग्निवीर वाले मामले में बैकफुट पर भी जाना पड़ा था और उसको इंडियन आर्मी के जो साबका अफसर हैं, जो पूर्व अफसर हैं, उनसे भी ठीक ठाक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इसी वजह से अब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन दिए जाने की बात कही है। दो तीन दिन पहले भी हरियाणा सरकार ने जो भर्तियां हरियाणा में होंगी पुलिस वगैरह की, या फिर फॉरेस्ट गार्ड, कैनाल गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड, इनकी जो नौकरियां होंगी उसमें 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को देने की बात कही थी। यानी कि अग्निवीर जो 4 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि हम उनको अकोमोडेट करेंगे और उनको सरकारी नौकरियों में अकोमोडेट करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ 10% है। यानी कि 100 अग्निवीरों को अगर आर्मी से रिटायर किया जाएगा तो हाई चांसेस हैं कि सिर्फ 10%, यानी कि 100 में से सिर्फ 10 अग्निवीर ही वापस आकर कोई सरकारी नौकरी पा सकेंगे। हालांकि ये रिजर्वेशन देना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के घेरे में भी है कि पहले ही ओबीसी, SC, ST और EWS बहुत सारे रिजर्वेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर और जो स्टेट लेवल की पुलिस की भर्तियां होती हैं उनमें दिए जाते हैं। अगर ये कोटा लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का जो पूरा एक क्राइटेरिया है 50% तक रहने वाला, वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर देखना होगा कि ये सच में लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसने ये आदेश दे दिया है कि 10% रिजर्वेशन जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों को दिया जाएगा। अब अग्निवीरों का जिक्र कर ही रहे हैं तो एक अग्निवीर से रिलेटेड खबर मैं बता देता हूं। पंजाब में एक अग्निवीर 2 महीने से छुट्टी आया हुआ था। वो उत्तर प्रदेश से एक रिवॉल्वर लेके आया और अपने भाई के साथ मिलकर उसने कार लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। मोहाली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी उस मामले की और डिटेल आनी बाकी है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को लेकर है। कल हम सबको पता है कि 11 बजे निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और उन्होंने जो बहुमूल्य खनिज हैं उनके आयात शुल्क को 15 से 6% तक गिरा दिया था, जिसके कारण आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है और 4,000 रुपये तक भारत में सोना सस्ता हुआ है। 72,000 रुपये पहले रेट था सोने का पर तोड़ा, यानी कि 10 ग्राम सोना 72,000 रुपये का बिक रहा था। आज वो 68,000 के आसपास वो बंद हुआ है। तो आज 4,000 रुपये की गिरावट सोने में देखने को मिली है। आज जो इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस माना जाता है यानी कि राज्यसभा, वहाँ पर भी निर्मला सीतारमण को भाषण देने के लिए जाना था। जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया बजट को लेकर तो विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। बीच में जो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कहे जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कुछ टोकाटोकी करने की कोशिश की, लेकिन जगदीप धनखड़ ने उनको बैठा दिया, जिसके कारण एक हिसाब से काफ़ी नारेबाजी विपक्ष के लोगों ने की और उन्होंने वॉकआउट करके बाहर आके कहा कि जो बजट है ये जनता के लिए नहीं है बल्कि अपनी सरकार बचाने के लिए बजट लाया गया है। और इसमें जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हम सबको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है और आज तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन राहुल गांधी ने आंदोलित किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल को इनवाइट किया था जो पार्लियामेंट कैंपस है उसमें मिलने के लिए। तो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलित हैं उनके नेता, उसमें जो स्वर्ण पंदेर हो गए, जगजीत सिंह डल्लेवाल हो गए, सुरजीत सिंह फूल हो गए, हरियाणा से तेजवीर सिंह हो गए, अमरजीत सिंह मोदी हो गए, ये सब कैंपस में गए, इंडियन पार्लियामेंट के कैंपस में गए थे। लेकिन पहले दिल्ली पुलिस ने उनको राहुल गांधी से मिलने से रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया, जैसे राहुल गांधी को खबर गई कि दिल्ली पुलिस उन किसान नेताओं को इंडियन पार्लियामेंट के कैंपस में एंटर नहीं करने दे रही, तो तभी उन्होंने मीडिया में बाइट देना शुरू कर दिया। वो मीडिया में वो बाइट वायरल हो गई जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि शायद किसानों को सरकार संसद के अंदर भी नहीं आने देना चाह रही, मैं उनको मिलना चाहता था। लीडर ऑफ अपोजिशन का इतना बड़ा स्टेटमेंट वायरल होने के कारण दिल्ली पुलिस दबाव में आई। उसके बाद जो किसान नेता थे उनको अंदर भेजा गया, वहाँ पर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जो एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून बनाने की जो बात हो रही है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लागू किया जा सकता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
कि कोई प्राइवेट प्लेयर हो या सरकारी प्लेयर हो, कोई भी हो, अगर उसको किसान से फसल खरीदनी है तो एमएसपी पे खरीदे, नहीं तो उसको सजा का प्रावधान हो। तो एमएसपी पर जो गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, कानून की मांग कर रहे हैं किसान, वो गलत नहीं, वो लागू की जा सकती है। किसान नेताओं ने भी अपनी बात रखी और मीडिया में वो 1.5-2 मिनट की जो बातचीत है वो भी वायरल है, जिसमें श्रवण पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी कहा कि हम राहुल गांधी से मिले हैं और हमने उनके सामने ये बातें रखी हैं। तो एक हिसाब से जो अपोजिशन है, कांग्रेस है और इंडिया अलायंस है, वो एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर शायद, जिसको हम प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि शायद जो अपोजिशन है वो भी एमएसपी गारंटी कानून का बिल लोकसभा में लेकर आ सकती है। उसमें देखना होगा कि जो मौके की सत्ताधीश पार्टी है, बीजेपी है, वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो उम्मीद किसानों को बंदी है कि कोई ना कोई जो सांसद है वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएगा, या फिर जो इंडिया अलायंस है वो भी सारे इकट्ठा होकर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बिल ला सकते हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर जो आई है वो थोड़ी सी निराशाजनक है, थोड़ी दुखद है। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पे 18 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन जब उड़ान भरने लगा तो वो एकदम आग के गोले में तब्दील हो गया। सिर्फ जो पायलट था वो बच पाया है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और उसमें सवार 18 लोग मौके पर ही जल के मर गए हैं, क्योंकि एकदम से जैसे ही वो टेक ऑफ करने लगा उसमें आग लग गई और वो जो लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए। नेपाल कहीं ना कहीं जो एयरप्लेन जो हादसे होते हैं, एयरप्लेन इंसिडेंट होते हैं, उनमें कुख्यात है। हर साल कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जिसमें कई सारे जो नागरिक हैं, सवारियां हैं, उनकी मौत की खबरें नेपाल से आती हैं। तो मेरे हिसाब से जो एक हिसाब से एयरप्लेन के जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी की ओर नेपाल को गंभीर नहीं दिखता है। नेपाल को जो एक हिसाब से अपने एयरफोर्स कह लो, या फिर जो कह लो कि जो नागरिक विमान का जो मामला है, कि जो सिटीजन हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर भी बजट से रिलेटेड है। बजट में कहीं ना कहीं जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बजट से खुश नहीं दिख रहे। उन्होंने स्टेटमेंट देके कहा है कि जो नीति आयोग की बैठक होगी उसमें वो लोग नहीं जाएंगे, बायकाट करेंगे, और बैठक अब सबको पता है कि 27 जुलाई को होनी है। और उन्होंने उनमें नाम बात करें तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं के स्टालिन, डीएमके के नेता हैं, वो भाग नहीं लेंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो सिद्धारमैया वो भाग नहीं लेंगे। हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू भाग नहीं लेंगे। इनका ये तर्क है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो सारा बजट है वो बिहार और आंध्र प्रदेश फोकस्ड कर दिया है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं उनको ये लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इसी कारण हमने बजट का विरोध किया है। पंजाब ने भी कल कहा था कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट थी, जो चिम्मा साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, उनकी स्टेटमेंट आई थी। तो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं ना कहीं वो बजट से इस बार शिकायत कर रहे हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो अगली खबर जो CANRC के दिल्ली दंगे हुए 2020 में उनसे रिलेटेड है। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे उस दौरान देखा होगा जिसमें दिल्ली पुलिस 4-5 नौजवानों की पिटाई कर रही है। उनमें एक फैजान थे, 23 साल के थे, और उन पिटाई करते हुए दिल्ली पुलिस कह रही है कि तुम राष्ट्रगान गाओ, राष्ट्रगान गाओ। और नेशनल एंथम गाने की आवाज़ में जितनी पिटाई उन नौजवानों की उनमें एक 23 साल के जो नौजवान फैजान थे उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स केस दर्ज किया गया उन पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस उन पुलिस वालों की पहचान तक नहीं कर पाई है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला लगा, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है और इस केस को CBI को सौंप दिया, और कहा है कि ऐसा लगता है कि फैजान के मामले में दिल्ली पुलिस न्याय देना ही नहीं चाहती। तो फैजान 23 साल के नौजवान थे, उनको पुलिस वालों ने इतना मारा और मारते मारते कह रहे थे कि नेशनल एंथम गाओ, नेशनल एंथम गाओ। यानी कि अगर वो नेशनल एंथम ना भी गाता तो क्या कितने बड़ा जुर्म था, लेकिन उसको पीट के दिल्ली पुलिस ने मार दिया था। और उसको लेकर उसके न्याय को लेकर बहुत सारे कैंपेन भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस उस मामले में पुलिस वालों के नाम डिस्क्लोज करने के लिए भी तैयार नहीं है कि किन पुलिस वालों ने उन फैजान की पिटाई की थी। खैर, और एक केस और दिल्ली हाईकोर्ट में आज लगा था दिल्ली दंगों को लेकर। आपको JNU का एक स्टूडेंट लीडर याद होगा, उमर खालिद, काफ़ी वोकल लीडर रहा और काफ़ी अच्छा लीडर माना जाता, माइनॉरिटीज़ के इशू उठाता था। उसको भी दिल्ली पुलिस ने 2020-21 के दिल्ली दंगों को लेकर गिरफ्तार कर रखा है, जबकि उस
छात्र नेता का कोई ऐसा भाषण नहीं है, कोई उसकी ऐसी गतिविधि नहीं है जिससे दंगा फैला हो। फिर भी उसको पिछले 4 साल से दिल्ली पुलिस जेल में सड़ा रही है। उसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में जब याचिका लगी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा कि बताओ भाई 4 साल से आपने इस लड़के को क्यों गिरफ्तार कर रखा है, उमर खालिद को क्यों गिरफ्तार कर रखा है। तो दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था और दिल्ली पुलिस को अब एक तारीख तक कहीं ना कहीं जो जवाब है दिल्ली हाईकोर्ट में देना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार कर रखा है। असल में उनको इतने मुकदमे लाद रखे हैं और किसी में भी एक भी सबूत उमर खालिद के खिलाफ नहीं है, तो कोई मामला तो साबित होना नहीं है। लेकिन आप मान के चलो कि एक निर्दोष मुसलमान नेता को 4 साल से दिल्ली पुलिस जेल में सड़ा रही है, तो आप हिसाब लगाइए कि कितना मुश्किल है न्याय लेना ऐसे मामलों में। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर आपको याद होगा कि हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने राष्ट्रपति को कुछ नाम भेजे थे पुलिस अफसरों के, और वो पुलिस अफसर वे थे जिन्होंने किसानों के ऊपर तथाकथित तौर पर गोलियां चलाई। इसको लेकर देश भर में हंगामा भी हुआ। बहुत सारे जो हमारे जैसे पत्रकार थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि ये गलत हो रहा है साहब देखिए। लेकिन अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उन्होंने जो किया है वो तो और भी बहुत ऐसे भयानक दिखता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो फायरिंग इन्फॉर्मेशन है इन पुलिस अफसरों की वो मांगी है कि इन्होंने किसानों के ऊपर कितनी गोलियां चलाई इसकी इन्फॉर्मेशन दो। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसमें तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी, वो भी गोलियां चला रही थी, और पुलिस तो कह रही है कि हमने सिर्फ आंसू गैस के गोले चलाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है और रिपोर्ट मांगी गई है हरियाणा सरकार से। इसको लेकर पंजाब की जो पार्लियामेंट है उसके जो स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख के कहा है कि ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई उनको अवार्ड देने की बात को आप छोड़िए और इस पर दोबारा से सोचिए क्या ऐसे पुलिस वालों को अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो खैर मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार पे कोई ज़्यादा जू रेंगेगी नहीं। उन्होंने पहले भी जो ऐसे लोग जिन्होंने मानवाधिकारों का एक हिसाब से हनन किया, ऐसे अफसर जिन्होंने किसान मजदूरों पर गोलियां चलाई, उनको पहले भी मेडल दिए गए हैं और अब भी मेरे हिसाब से उनके नाम नहीं रुकेंगे, उनको मेडल कमोबेश मिल ही जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो आज किसान आंदोलन से रिलेटेड ही एक अगली खबर है। हम सबको पता है कि जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने कहा था कि 7 दिनों के अंदर हरियाणा सरकार जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर है उसको खोले और किसानों को आगे जाने से हरियाणा सरकार नहीं रोक सकती। लेकिन इस पूरे फैसले को चैलेंज कर दिया था हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में। आज तारीख थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को लागू रहे, यानी कि स्टेटस को क्या है इस समय पे कि पुलिस ने किसानों को वहां रोक रखा है, यानी कि हाईवे दोनों बंद कर रखे हैं पुलिस ने। तो स्टेटस को ये है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के ऊपर किसानों का एतबार ही नहीं है, इसलिए सरकार को बात करने की बजाय एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जो किसानों से बात की जाए। तो जो इंडिपेंडेंट कमेटी है वही किसानों से बात करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है और इस पूरे मामले को की तहकीकात के लिए कही है। हम सबको पता है कि पिछले 3 महीने से जो ये 5 महीने हो गए आज, क्योंकि फरवरी महीना था और 7वां महीना चल रहा है, तो पिछले 5 महीने से बॉर्डर बंद हैं और हरियाणा पुलिस ने इनको बंद कर रखा है और इसको लेकर हरियाणा पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं डांट खाई थी जज से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो हरियाणा पुलिस है उसके फेवर में खड़ा है और हरियाणा पुलिस की दलीलों को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से है। पंजाब में जो श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, आज उन्होंने बंद लिफाफे में ज्ञानी जत्थेदार रघुबीर सिंह को अपना जवाब सौंपा है। जवाब किस मामले में था, उनसे जवाब मांगा गया था। जो राम रहीम को उन्होंने माफ़ीनामा दिया था उसको लेकर जवाब मांगा गया था। उन्होंने बंद लिफाफे में अकाल तख्त में पेश होकर वो जवाब सौंपा है। और जो ज्ञानी जत्थेदार रघुबीर सिंह है उन्होंने कहा है कि 5 सिंह साहिबानों के सामने उनका ये पत्र खोला जाएगा, उस समय इस जवाब की समीक्षा की जाएगी कि उनको माफ़ी देनी है या नहीं देनी है। एक बड़ी हलचल हमें जो पंजाब की श्रोमणी अकाली दल की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रही है। जो नाराज विपक्षी धड़ा था, जो सुखबीर बादल के अगेंस्ट जो धड़ा था, वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका है, कई बार कई मते भी डाल चुका सुखबीर बादल के खिलाफ, लेकिन सुखबीर बादल भी उनके पीछे पड़े हुए उनको साइडलाइन करना चाह रहे हैं। और कल हम सबको पता है कि श्रोमणी अकाली दल ने अपनी कमेटी भी भंग कर दी थी, जो कोर कमेटी थी, और कहा जा रहा है कि सुखबीर बादल अब हर चाल ऐसी चल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो उनके विरोधी हैं वो अकाली दल से बाहर हो जाएं। ये तो खैर अब आगे हमें अकाल तख्त के जो ज्ञानी जत्थेदार रघुबीर सिंह है उनके फैसले का भी इंतजार करना पड़ेगा कि सुखबीर बादल के मामले में क्या फैसला सुनाते हैं। और उसके बाद थोड़ा
पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा डीपली एनालिसिस भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं अब की बार जो शनिवार का जो बुलेटिन होगा या शनिवार को जो मैं इंटरव्यू करता हूँ उसको लेकर सोच रहा हूँ कि अकाली दल पॉलिटिक्स की परतें ही खंगाली जाएं, ताकि थोड़ा क्लियर हो सके कि अकाली दल पॉलिटिक्स में अभी के लिए क्या चल रहा है और शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी, क्या सारे कन्फ्लिक्ट हैं, उसके ऊपर एक डिटेल बातचीत अब की बार मैं अपने जो शनिवार को इंटरव्यू करता हूँ उसमें करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर कल दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए